नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भूगोल का तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे पृथ्वी के परिमंडल, स्थल आकृतियां और दिशाओं के बारे में और उनसे जो संभावित प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में। तो चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। यह एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन है। यहाँ पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर तीन जीवनदायिनी वस्तुएं हैं और उनमें से जो तीन जीवनदायिनी वस्तुएं वह है भूमि, जल और वायु, जिसे क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी पर वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर तीनों एक साथ संपर्क में आते हैं उसे जयमंडल कहते हैं। जैसे स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया और ये वायुमंडल हो गया। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका जैव मंडल कहलाता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। आगे हम देखते हैं स्थल मंडल में। तो स्थल मंडल में जो भूखंड का सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं महाद्वीप। तो यहाँ पे सबसे पहले स्थल मंडल में आपका महाद्वीप है। तो पृथ्वी के भूमि भाग का जो सैल, पत्थर, मिट्टियों से मिलकर बना है उसे स्थल मंडल या पृथ्वी की ऊपरी सतह कहते हैं। और इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े भूखंड शामिल होते हैं। धरातल का लगभग 1/3 भाग जो है वह भूमि है, ठीक है, और अन्य में जल है आपका। तो आपने पता है कि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल उपस्थित है और बाकी जो है आपका 1/3 भाग आपका भूमि है। आगे आपका कि धरातल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। अतः पृथ्वी पर 7 विशाल भूखंड या महाद्वीप हैं जो निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले 7 महाद्वीप कौन से हैं? तो आपका एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहला आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा आपका दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है आपका यूरोप, चौथा है आपका अफ्रीका, पाँचवा है आपका एशिया, छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। तो सामान्य रूप से इन 7 महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप। तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है कभी कभी यूरोप तथा एशिया को 2 अलग महाद्वीप न मानकर एक ही महाद्वीप यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किंतु यूराल पर्वत जो है, यूराल नदी जो पर्वत जो है वह एशिया और यूरोप को अलग करता है। अतः व्यवहारिक रूप में एशिया और यूरोप दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो यूराल पर्वत है। आगे है आपका अफ्रीका। तो एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट है कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे की अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। आगे आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है अमेजन, जो कि दक्षिणी अमेरिका से ही होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा पर एक दूसरे से मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। या दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे जानते हैं कि स्थल संधि और जल संधि। तो जल संधि पानी का सकरा भाग जो बड़े सागरों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल संधि है। और अगला है स्थल संधि। तो स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय देशों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे पनामा स्थल संधि है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ता है। आगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला आपका अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में है बेसिक तौर पे। और अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परत से ढके होने के कारण एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर मनुष्यों का कोई अस्थायी निवास नहीं है।
यहाँ पे बहुत सारे देशों का शोध केंद्र है। अगर भारत की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का कौन सा, ठीक है, शोध केंद्र अंटार्कटिका पे है, तो एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। अब यहाँ पे आते हैं स्थलाकृतियों पे। तो धरातल का प्रत्येक स्थान एक समान नहीं होता है, कुछ भाग बहुत उबड़ खाबड़ और समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊंचे, इसके विपरीत कुछ भाग समतल और समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। स्थल की इन अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। तो यहाँ पर हम जानते हैं पर्वत तो उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है और यह बहुत ऊंची पहाड़ियों का समूह है और लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है और इस श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणी कहते हैं। मुख्य रूप से इसकी जो ऊपरी भाग होती है वो क्या होती है, नुकीली होती है। इस प्रकार से पर्वत तो आसपास के निजी भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ विस्तृत और लगभग समतल भाग होता है। कुछ पठार 1000 वर्ग किलोमीटर तक फैले होते हैं, हमारे देश का जैसे दक्कन का पठार। तो पर्वत और पठार में है कि ये भी ऊंचे हैं, लेकिन इनका ऊपरी भाग क्या होता है, समतल होता है, लेकिन पर्वत का ऊपरी भाग क्या होता है, नुकीला होता है। तो यहाँ पे पर्वत के बारे में जानते हैं। तो पर्वत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका वलित पर्वत। तो इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे कि भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से, अपरदन होने से इनके कारण ऊंचाई कम होती जाती है और ऐसी स्थिति में यह अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे कि अरावली। तो वलित पर्वत क्या है, तो जो बेसिक तौर पे कि आपका वलित पर्वत जो है विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। एंडीज भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली भी प्राचीन काल में वलित पर्वत था, लेकिन वह धीरे धीरे अपशिष्ट होने लगा, तो वर्तमान समय में वह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दूसरा जो है आपका भ्रंशोत। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है, जैसे कि भारत का सतपूर्णा पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है आपका ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं अन्य पदार्थों से होकर ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसे कि इटली का विसुवियस पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइसलैंड के सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माने जाते हैं। कम ऊंचाइयों के पर्वत को पहाड़ी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है मैदान। तो मैदान अपेक्षाकृत समतल और बेसिक तौर पे निचले भूभाग को कहते हैं। अधिकतर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। यह नदियां पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर बहती हैं और उनका अपरदन करती हैं और इन परितंत्र में कंकड़, पत्थर, बालू और अन्य चीज़ों को अपने साथ लेकर आती हैं और जिससे कि बेसिक तौर पे मैदान का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का उत्तर का विशाल का मैदान। अब यहाँ पे जानते हैं कि मैदान भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अपरदन मूलक मैदान, कि वे मैदान जिनकी रचना में अपरदन की क्रियाओं का प्रमुख हाथ रहता है अपरदन मूलक मैदान कहलाते हैं, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। दूसरा आपका निक्षेपण मूलक मैदान। तो निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानियों या वायु के सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट का मैदान, हंगरी का मैदान। और अगला है आपका रचनात्मक मैदान। तो इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। अब यहाँ पे तो जलमंडल। तो धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। धरातल का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। विशाल जलाशय होने के कारण महासागर जलमंडल का मुख्य अंग है और तथा झील और नदियां जलमंडल के ही अंग है। अंततः वो सारे अपने जल को कहाँ पे गिराते हैं, ठीक है, महासागरों में ही गिराते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका अंटार्कटिक महासागर, या जिसे हम लोग दक्षिणी महासागर भी कह लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है और साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल है सभी महासागरों से भी बड़ा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इसमें स्थित मेरियाना खाई या गर्त सबसे गहरा गर्त है, जिसकी कुल गहराई 11,022 मीटर। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त है। और कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्थित है और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। तो मतलब बेसिक तौर पे प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से। आगे आपका अटलांटिक महासागर। तो
इस महासागर की रेखा बहुत कटी-पटी है, इस कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागरों की तट रेखाओं की तुलना में कुछ लंबाई से अधिक है। कटी-पटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं, यही कारण है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर के एक ओर में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और दूसरी में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। तो अटलांटिक महासागर भी ठीक है 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। एक ओर है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और दूसरी ओर है यूरोप और अफ्रीका। अगर अटलांटिक महासागर की स्थिति की बात करें तो यह अंग्रेजी के एस आकार का दिखाई देता है। अगला है आपका हिंद महासागर। तो यह महासागर 3 ओर से स्थल से घिरा है। इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार दिखाई देती है। अगला है आपका आर्कटिक महासागर। तो यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर या आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। यह महासागर वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि नामक जल उथले सागर के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। और अंतिम है आपका अंटार्कटिक महासागर। तो दक्षिणी ध्रुव महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिणतम स्थित एक महासागर है। अब यहाँ बात करते हैं वायुमंडल का। तो वायुमंडल की संरचना विभिन्न गैसों के मिश्रण से हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन और ओजोन गैसें हैं। पृथ्वी की सतह के समीप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की प्रमुखता पाई जाती है, जो पूरे वायुमंडल का आयतन का लगभग 99% भाग अपने आप में समाहित किए हुए हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल में गैसों का विस्तार, जो कि आपका अवरोही क्रम में है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है 78.03। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो कि 20.99 है। उसके बाद है आर्गन, जिसका 0.93 है। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि 0.03 है। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन, जिसका कि है 0.01। उसके बाद है आपका नियान, जिसका प्रतिशत है 0.0018। उसके बाद है हीलियम, जिसका परसेंटेज है 0.0005। उसके बाद है क्रिप्टॉन, जिसका परसेंटेज है 0.0001। उसके बाद है आपका जियान और जिसका परसेंटेज है आपका 0.50। उसके बाद 5 है। और ओजोन का है कि 0.60 और 1 है। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे आपके वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के मूल रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तक का आपका पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हाइड्रोजन को आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी सारा आपको याद ही होगा। अगला है वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल को मूल रूप से 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के जो सबसे निकट का वायुमंडल का परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कह लेते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद ताप मंडल है, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है आपका वायुमंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ताप मंडल में ही आयन मंडल आ जाता है, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर भी कह लेते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में कि भू सतह से सर्वाधिक करीब यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसे परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के लगभग होती है। इस मंडल में तापमान की गिरावट ऊपर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। आगे की सभी जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बिजली का चमकना, आंधी तूफान का आना, बरसात का होना, ये सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। दूसरा है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर भू सतह से औसतन 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल फैला हुआ है। समताप मंडल की निचली सीमा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप अपरिवर्तित रहता है, परंतु ऊपर की ओर जाने पे उसमें ताप में बेसिक तौर पे क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। इस मंडल में ऊपर की ओर तापमान की वृद्धि के कारण सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस पाई जाती है। इस मंडल की खोज 1902 में टी रेज डी बोर्ड के द्वारा की गई थी। इस मंडल में बादल, धूल कण, जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण बेसिक तौर पे यहाँ पर वायुयान उड़ाने की सबसे उच्च दशा होती है। आगे कि ओजोन मंडल। सब समताप मंडल के सबसे निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई में आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें का अवशोषण यह करता है, जिससे कि पृथ्वी पर हम लोग हानिकारक किरणों से बच पाते हैं।
ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैस है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एयर कंडीशन फ्रिज आदि से निकलता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में CFC के अलावा, ठीक है, बेसिक तौर पे क्लोरीन का भी योगदान होता है। HCFC है, इस प्रकार की विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। अगला है कि ओजोन परत के क्षरण इन गैसों के प्रयोग पर रोक देता है, रोका जा चुका है कि मतलब बेसिक तौर पे इस प्रकार की जो गैस जिससे उत्सर्जित होते हैं उस प्रकार के अभियंत्रों को धीरे धीरे सरकार के द्वारा बैन किया जा चुका है बेसिक। और अगला पूछा था कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है, तो डाप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला है आपका मध्यमंडल। तो समताप मंडल के ऊपर औसतन 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडल का भाग मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। ऊपरी सीमा में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आगे आपका तापमंडल। तो भू सतह से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। यहाँ हवा अत्यंत विरल अवस्था में पाई जाती है। अगला है आपका आयनमंडल। तापमंडल के सबसे निचला हिस्सा आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। आयनमंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के मध्य होती है। इस मंडल में विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं होती हैं। पृथ्वी पर होने वाले जो प्राकृतिक जो खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, ध्रुव ज्योति जैसी घटनाएं आयनमंडल में ही होती हैं। और पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें भी इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। लास्ट वन है आपका वायुमंडल। तो भू सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित, जहां पर हवा अत्यंत विरल अवस्था में पाई जाती है। इस मंडल की अधिकतम ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। अगला है जयमंडल। तो पृथ्वी का एक विशेष लक्षण है जिसे हम जयमंडल कहते हैं, जहाँ पर भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये अगर ये स्थल मंडल हो गया या वायुमंडल हो गया और यह जल मंडल, तो इसके बीच का भाग क्या होता है, जयमंडल होता है। और बेसिक तौर पे धरातल पे जो भी जीव पनपते हैं इसी के बीच में पनपते हैं, इसी जयमंडल में पनपते हैं। अब कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र का जलस्तर सभी जगहों पे एक समान होता है और इसी जलस्तर को समुद्र तल भी कहते हैं। अगला है समुद्र तल के माध्यम से किसी स्थल की ऊंचाई या महासागर की गहराई मापी जाती है। पृथ्वी का जो सबसे ऊँचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लगभग ऊँचाई 8,848 मीटर है। अगला है आपका कि महाद्वीप और महासागरों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से क्रमशः 100 मीटर से 4,000 मीटर तक है। अगला है तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। अगला है आपका कि नदियों द्वारा बनाए गए कुछ सबसे बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में है। अगला है अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ आपके क्वेश्चन आए जो कि आपके SCERT की बुकों में दिया जा चुका है। देखते हैं कि जीवन कहाँ पे पनपता है, तो बेसिक तौर पे जयमंडल में पनपता है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। और विश्व के पहले व्यक्ति कौन होंगे, तो यूरी गागरिन। अगला है जल डमरू किसको जोड़ता है, तो जो दो बड़े जल भागों को क्या करता है, जल डमरू जोड़ता है। अगला है आपका कि समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल किस मंडल में होता है, तो वायुमंडल में होता है समताप मंडल। अगला है बिहार में सोन नदी किस तरह से के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो सोन नदी मूलतः मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। अगला है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में आता है, तो वाल्मीकि नगर जो होता है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, मूल रूप से आप कह सकते हैं चंपारण वाले इलाके में। अगला है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी है। अगला है आपका पठार के ऊपर का सतह कैसा होता है, तो सपाट होता है। नुकीला कहाँ का होता है, आपका पर्वत का होता है। और पठार का ऊपरी सतह क्या होता है, बिल्कुल सपाट होता है। अगला है आपका कि कुल दिशाएं, मतलब प्रमुख रूप से दिशाएं कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो कुल दिशाओं की संख्या 10 है। जैसे आप ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इस प्रकार से आपके 10 को आप हो जाएंगे और एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, तो इस प्रकार से कुल दिशाओं की संख्या आपसे पूछे तो 10 हो जाती हैं। और ऐसे समान रूप से कुल 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगला है आपका कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, क्योंकि आप इस प्रकार से बनाओगे और यहाँ पे मैप लोगे तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण पूर्व दिशा आएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके कक्षा 6 के कुल आपके 6 चैप्टर हो चुके हैं। जल्दी क्लास 6 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम क्लास 7 को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।